माइंड ब्लोइंग क्लासेस की सीरीज में मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में आप सभी को बड़े ही आसान से प्रश्न और 8-10 नंबर का एडवांटेज रहता है। अगर हम लोगों ने पूरे साल में इसको ठीक से नहीं पढ़ा है तो आज की क्लास में आज हम पूरा कंटेंट कंप्लीट करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आज के इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता से हमारा अभिप्राय है, बहुत शार्ट में, बहुत वीडियो को लंबा न करते हुए केवल शार्ट में मैं ये बताना चाहूंगा। प्रायिकता का अर्थ है संभावनाओं की सांख्यिकी, कह सकते हैं संभावनाओं की सांख्यिकी। कैसी संभावना? जैसे आज हम इसका हल्का सा बेस देते हुए बात करेंगे। जैसे एक सिक्का प्रक्षिप्त किया जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रायिकता से अभिप्राय है संभावना। एक सिक्का प्रक्षिप्त किया जाए तो, अगर एक सिक्का प्रक्षिप्त किया जाए तो क्या क्या संभावना हो सकती है, हम केवल इस पर गौर करेंगे। एक सिक्का प्रक्षिप्त किया जाए तो जो हमारी संभावना है वो ये है कि या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। ये केवल संभावना है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हेड ही आएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि टेल ही आएगा। हेड या टेल में कोई भी आ सकता है, ये एक संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि प्रायिकता का अभिप्राय है केवल संभावना। अच्छा, एक सिक्का टॉस किया तो हेड या टेल आएगा। अब हम बात करते हैं यहीं पर दो सिक्के प्रक्षिप्त किया जाए तो, अगर दो सिक्के हम प्रक्षिप्त करते हैं तो दो सिक्के प्रक्षिप्त करने पर या तो दोनों सिक्कों पर हेड आएगा, या पहले सिक्के पर हेड दूसरे सिक्के पर टेल आएगा, या तो पहले सिक्के पर टेल दूसरे सिक्के पर हेड आएगा, या तो पहले और दूसरे दोनों सिक्कों पर टेल ही आएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा था, प्रायिकता से केवल और केवल अभिप्राय है कि संभावना। एक सिक्का अगर प्रक्षिप्त किया जाने का मतलब है कि एक सिक्का टॉस कर दिया, उछाल दिया, फेंक दिया, तो क्या आ सकता है? जैसे मैंने बताया कि हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। दो सिक्के प्रक्षिप्त किए जाएं तो या तो हेड दोनों में आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा। मान लीजिए यहीं पर हम कह दें 3 सिक्के प्रक्षिप्त किया जाए तो 3 सिक्के प्रक्षिप्त किए जाएं। जैसे हम 3 सिक्के प्रक्षिप्त करेंगे तो हम कह सकते हैं कि या तो तीनों सिक्कों पर हेड आएगा, शुरू के 2 सिक्कों पर हेड, अंत पर क्या आएगा? टेल। इस टेल को खिसकाना शुरू कर दो, पहले पर हेड आएगा, टेल को इधर खिसकाओ, दूसरे पर टेल, लास्ट में हेड और खिसका दो, इधर टेल आएगा, फिर दोनों में हेड आएगा। या तो हम कह सकते हैं कि तीनों सिक्कों पर टेल आएगा, इसी की तरह जैसे यहां पर तीनों पर हेड आया था, यहां पर टेल आया, खिसकाना शुरू कर दिया, यहां पर टेल, यहां पर टेल, यहां पर हेड को खिसकाना शुरू कर दो, टेल हेड टेल, इसको और खिसका दो, तो हम कह सकते हैं कि हेड टेल टेल। 3 सिक्कों पर की उछाल पर क्या क्या संभावना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी संभावनाएं हैं, ये जो आपके सामने निकल कर आ रहा है, इसे हम गणित की भाषा में या प्रायिकता की भाषा में कह सकते हैं प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। और इस प्रतिदर्श समष्टि की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने पास एक फंडा है 2 की पावर n। 2 की पावर n पार्टीजन। हमने यहां पर क्या सिक्का उछाला था? एक सिक्का, तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1, तो कह देंगे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। जब आपने एक सिक्का उछाला था तो कितने प्रतिदर्श समष्टि? 1 और ये 2। वहीं पर मैं अगर कहूं कि 2 सिक्के प्रक्षिप्त किए गए, अर्थात n बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। मैंने फार्मूला बताया 2 की पावर n, n से अभिप्राय 2 से है, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। आप 2 सिक्के उछाले थे, गिन लीजिए, 1 2 3 और ये 4।
3 सिक्के उछाले जाएं, मैंने आपको बताया 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की घात 3, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये प्रदर्श समष्टियों की हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हाई स्कूल की क्लास तक कक्षा 10 के बच्चे हैं तो केवल ये 3 तक ही हम अध्ययन ठीक से कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, सिक्का हमने सीख लिया। नंबर 1 हमने सिक्का सीखा। इसी प्रकार आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पासा। अगर हम एक पासा प्रक्षिप्त करें, एक पासा प्रक्षिप्त करें तो एक पासा प्रक्षिप्त करें तो प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। एक पासा प्रक्षिप्त करेंगे तो प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। पासा हम सभी जानते हैं, हमारे घरों में होता है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो पासा उसमें एक लिखा रहता है। अरे आपने देखा ही होगा, पासा कुछ इस प्रकार से लूडो वाला बना रहता है, घनाकार होता है और इधर 1 इधर 2 ऐसे इस तरीके से लिखे रहती है। और इसी प्रकार देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 तक लिखा रहता है। पासा को यदि हम प्रक्षिप्त करेंगे तो कितने तक के अंक आ सकते हैं उसमें? 6 तक के अंक आ सकते हैं। इसी प्रकार अगर एक पासे का प्रक्षेपण हमने सीखा, वहीं पर अब हम आगे दो पासों को प्रक्षिप्त करने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। दो पासों को प्रक्षिप्त करने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। क्या जो हम ये कह सकते हैं कि दो पासों को एक बार, ये भी कह सकते हैं, दो पासों को एक बार प्रक्षिप्त करने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है? या तो दोनों पासों पर एक एक आएगा, पहले पासे पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1 फिर 3 1 4 1 5 1 6। अब 6 से बड़ी संख्या आ नहीं सकती। पहले पासे पर 1, दूसरे पर 1, पहले पर 2 फिर 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 5 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर पहले पर 5 1 फिर 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये दो पासों को एक बार फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। अब पासे पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला लिखेंगे हम 6 की पावर n। अगर हम एक पासा फेंक रहे हैं तो n बराबर 1, 6 की पावर 1 बराबर 6 आ जाएगा, जैसा कि पहले देख चुके हैं। क्योंकि अगर एक पासे को आप फेंकेंगे, एक पासे को यदि फेंकेंगे, पीछे पढ़ भी चुके हैं, एक पासे को प्रक्षिप्त करने पर, एक पासे को प्रक्षिप्त करने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। एक पासे को फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 और 6। देखिएगा यहाँ भी 6 आ रहा है। इसी तरह अगर दो पासे फेंके जा रहे हैं तो 6 की पावर n अर्थात n इज इक्वल टू 2, 6 रेज़ टू पावर 2, 6 इंटू 6, 6 गुणा 6, 6 छंग 36। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इसी तरीके 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36। ये हमारा टोटल दो पासों को फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि है। प्रायिकता का जो मेन कंसेप्ट है मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता में हमें जिन बिंदुओं का प्रमुख ध्यान देना है, क्योंकि ये हाई स्कूल का वीडियो है इसलिए ओनली फॉर बेसिक कंसेप्ट डिस्क्राइब इन दिस वीडियो। प्रायिकता का एक बेसिक कंसेप्ट है अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल
परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्रश्न जैसे लिखूं और फिर प्रायिकता का एक प्रश्न आपके सामने हल करूं कि एक पांसे को प्रक्षिप्त करने पर प्राप्त, एक पांसे को प्रक्षिप्त करने पर पांसे पर सम अंक आने की प्रायिकता। एक पांसे को प्रक्षिप्त करने पर पांसे पर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैंने आपके सामने बताया। जैसे हम थोड़ा पहले भी पढ़े थे कि एक पांसे को प्रक्षिप्त करने पर, एक पांसे को प्रक्षिप्त करने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6। एक पांसे को प्रक्षिप्त करने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि ये हो। वहीं पर प्रश्न कह रहा है सम अंक ऊपर आने की प्रायिकता। तो पहले आप सम अंक छाट लीजिए। सम अंक कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है और 6। अगर हम प्रायिकता निकालें, कहें कि सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक कितने हैं? 1 2 3। प्रायिकता का फार्मूला है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। कितना है? 1 2 3 और कुल परिस्थितियां 1 2 3 4 5 6। 3 का 3 दूनी 6, 1 बटे। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार अब हम कुछ और प्रायिकता की बेसिक बातें आपको बताते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के बाद प्रायिकता की कुछ बेसिक बातें और बताते हैं। उसमें जैसा कि हमने आपसे अभी केवल जो बात की वो केवल प्रतिदर्श समष्टि की बात की, और प्रायिकता के सवाल लगाने में किस फार्मूले को ध्यान में रखना है? केवल एक फार्मूला की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अब हम थोड़ा सा इसको आगे ले चलेंगे। जो घटनाएं घटित नहीं हो सकती, जो घटनाएं घटित नहीं हो सकती हैं, जो घटनाएं घटित नहीं हो सकती हैं, ऐसी घटनाएं असंभव घटनाएं कहलाती हैं। असंभव घटनाएं कहलाती हैं। और इनकी प्रायिकता शून्य होती। ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना, ऐसी घटनाएं या जो घटनाएं या ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना निश्चित होता है, निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। जो घटनाएं या ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना निश्चित होता है, निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। और इनकी प्रायिकता एक होती है। प्रायिकता कभी भी
कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता बराबर 1। अर्थात कहने का मतलब ये है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के घटित न होने की प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है? 1 के बराबर होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कक्षा 10 के एनसीईआरटी से लिए गए हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। तो इसी चैप्टर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं और इनको हम बगल में यहीं हल करेंगे। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न, एक थैले में 3 लाल एवं 5 काली गेंदें हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले इसको समझेंगे। एक थैला है, थैले में क्या है? लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बराबर 3, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या बराबर 5। फिर से प्रश्न पढ़ लें। एक थैले में 3 लाल एवं 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। मैं थोड़ा सा इस यादृच्छया को बताना चाहूंगा। यादृच्छया, यादृच्छया से हमारा अभिप्राय है, इंग्लिश में रैंडम बोलते हैं। कोई ऐसी घटना जिसकी हम निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ऐसी घटना यादृच्छिक घटना कहलाती है। इस क्वेश्चन में यादृच्छया इसलिए लिखा है, थैले में 3 काली गेंदें, 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें डाल दी गई हैं। अब थैले से हम जब गेंद निकालेंगे तो उसमें फिक्स नहीं है कि नीली काली निकलेगी कि लाल निकलेगी। इस वजह से यादृच्छया शब्द का प्रयोग किया गया है। निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो। आप समझिए बात को। पहले तो हम निकालेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या 5 3 8। पहला प्रश्न है कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता के बारे में हम जानते हैं, पहले ही पढ़ा चुके हैं कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो लाल गेंदें कितनी है? 3, अनुकूल 3 बटे कुल कितनी है? 8। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 3 बटे 8। दूसरा, लाल गेंद नहीं हो, तो लाल गेंद ना होगी तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। अगर लाल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? काली है। तो काली कितनी है? 5 और बटे कुल 8। तो ये आंसर हो गया। इसको हम एक दूसरी तरह से निकाल सकते हैं। क्या कि लाल होने की प्रायिकता प्लस लाल ना होने की प्रायिकता बराबर कितना होगा? 1 होगा। बताया था किसी घटना का घटित होने और उसी घटना का घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है भाई? लाल गेंद होने की प्रायिकता है 3 बटे 8 प्लस लाल ना होने की प्रायिकता कितनी हो गई? बराबर 1। तो प्लस को उधर ट्रांसफर कर दीजिए माइनस में, तो लाल ना होने की प्रायिकता बराबर 1 और प्लस वाला फैमिली -3 बटे 8। तो 8 करना, 8 में 3 घटाओ 5 बटे 8। वही चीज आ गई। यहाँ भी देखिए लाल ना होने की प्रायिकता 5 बटे 8 और इस तरह से निकालेंगे तो भी कितना आएगा? 5 बटे 8। अगला प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या है? ताश के 5 पत्तों, कौन कौन से 5 पत्ते हैं ताश के? ईंट का दहला, गुलाम,
बेगम, बादशाह और इक्का। मतलब कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या बराबर कितनी है? 5। कौन कौन से? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक, फिर वही यादृच्छिक से अभिप्राय ही होता है कि कोई ऐसी घटना है, ये इसकी हम निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते। 5 में से कोई पत्ता निकालेंगे ना तो फिक्स नहीं है कि ईंट का दहला ही निकलेगा, कुछ भी निकल सकता है, भविष्यवाणी निश्चित नहीं। फिर इसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। पहला प्रश्न, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, यह पत्ता एक बेगम है। अब इसमें देखिए पहले कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 5। और 5 पत्तों में कौन कौन से पत्ते हैं? 5 पत्तों में एक पत्ता है आपका ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? बेगम कितनी है इसमें? एक। कुल पत्ते कितने हैं? 5। तो निकाले गए पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता, निकाले गए पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता। कई बेगम है इसमें? एक। प्रायिकता का सूत्र पहले ही बताया था, फिर से लिखे दे रहे हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो निकाले गए पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता, कितनी बेगम है? एक। कुल पत्ते कितने हैं? 5। तो अनुकूल 1 और कुल 5। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 1/5। ये इसके सवाल का पहले प्रश्न का है। वहीं पर दूसरा क्या कहेगा प्रश्न? यदि बेगम निकल आती है, अर्थात बेगम निकल आती है। अब इसको हम क्या कहेंगे? लिखेंगे यदि बेगम निकल आती है तो, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, उसे अलग रख दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या बराबर कितनी हो गई है? 4। क्योंकि 5 थे, एक बेगम निकाल दिया तो कितना बचेगा पत्ते? 4। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, फिर से इससे एक पत्ता निकाला जाता है कि दूसरा पत्ता, कह रहा है कि एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का। अब इस निकाले गए पत्ते के निकाले गए पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता, अब इस निकाले गए पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता से क्या अभिप्राय है? इक्का कहे हैं इसमें? देखिए शुरू में ही बता दिया, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। कई इक्का है? एक। अनुकूल परिस्थिति 1 बटे कुल परिस्थिति। अब कुल कितने पत्ते हैं बच्चों? 4। तो हमारा आंसर हो गया 1/4। इसका भी कह रहा एक बेगम। अब हमने बेगम निकाल दिया था ना, बेगम पहले ही निकाल लिया था। लिखेंगे बेगम होने की प्रायिकता। अब बेगम निकाल करके अलग रख दिया है और उसमें बेगम बची नहीं है, कह सकते हैं कि बेगम नहीं, अर्थात कितना हो गया? 0 बटे कुल कितने पत्ते हैं? 4। आंसर क्या आ गया? 0। मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था कि जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। वहीं पर लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब करेंगे। सबसे अंतिम प्रश्न यह है कि P ऑफ E, कोई घटना है E, उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E, घटना E के घटित होने की प्रायिकता 0.005 है। P ऑफ E नहीं, मैंने आपको बताया था कि P ऑफ E लिखा है मतलब E के घटित होने की प्रायिकता। P ऑफ E डैश लिखिए। E डैश का मतलब क्या है? इसी घटना की घटित ना होने की प्रायिकता का योग सदैव कितना होता है? 1। घटना का घटित होना और इसी का घटित ना होना, अर्थात घटित होना कितना दिया गया? 0.005 प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1। प्लस वाला कैंसिल दीजिए जब, माइनस P ऑफ E डैश बराबर 1 प्लस वाला कैंसिल और माइनस 0.005। तो 1.00 करके माइनस कर लीजिए 0.005, यहाँ पर 5990।
फाइनल आंसर आ जाएगा ई के घटित ना होने की प्रायिकता 0.995। ये आपकी घटित ना होने की प्रायिकता है। यही इस प्रश्न का आंसर। कुछ प्रश्नों के बाद उन्हीं के आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 4, पहले ध्यान से हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और प्रायिकता का जो मूल मंत्र है वो सिर्फ इतना है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। प्रश्न है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके ऊपर निम्नलिखित अक्षर अंकित है A B C D E F। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता बताइए कि A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। आप देखिए प्रदत्त समष्टि आपके सामने है। जब प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे तो पहला प्रश्न चौथे का कह रहा है A प्राप्त हो, साफ साफ लिखोगे A प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर अनुकूल बटे कुल, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। एक ही जगह है, गिनिए 1 2, तो 2 हो गई अनुकूल परिस्थितियां। अब कुल परिस्थितियां 1 2 3 4 5 6 बटे 6, 2 का 2 2 3 6 1 बटे 3। इसी प्रकार इस चौथे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट डी प्राप्त हो, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता डी कई जगह है प्रदर्शन समष्टि में। एक बार अनुकूल परिस्थिति 1 बटे कुल 1 2 3 4 5 6 1 बटे 6। तो ये रहा सवाल नंबर 4 का हल। इसी प्रकार सवाल नंबर 5वां देखेंगे। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। तो हम कह सकते हैं कुल संख्याएं बराबर 90 हैं। एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है, इस पेटी से यादृच्छया, फिर वही यादृच्छया, मतलब कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। पेटी में 90 डिस्क हैं, हम कोई भी निकाल सकते हैं। 90 तक के अंक लिखे हुए हैं तो 1 से 90 तक के अंकित कोई भी डिस्क निकल सकती है, भविष्यवाणी नहीं है, कुछ कह नहीं सकते कौन सी निकलेगी। तो इसकी प्रायिकता क्या कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता। तो हमें ये जानकारी हो जाएगा कि 90 तक के संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 2 अंक होते हैं। तो 1 अंक वाले पहले पता कर लें। तो 1 अंक वाले में 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9, और जहां 10 लिखना शुरू करेंगे तो यहां से 2 अंक शुरू हो जाते हैं। 10 से लेकर के 90 तक की जितनी भी संख्याएं होंगी, 10 से लेकर के 90 तक की जितनी संख्याएं होंगी सब में 2 अंक होंगे। तो 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हो गई? 2 अंक वाली टोटल कितनी संख्या है? पहले तो कुल संख्या कितनी है? 90। 1 अंक वाली कितनी संख्या है? 1 अंक वाली कितनी संख्या है? तो 9 घटा दो, कितना होगा? 81। तो 2 अंकों की संख्या कितनी है? 81। तो 81 बटे कुल कितनी संख्याएं हैं? 90। काट दीजिए 9 से, 9 नहीं 81, 9 धाम 90, 9 बटे 10। 2 अंकों की संख्या कहा गया है, तो 2 अंकों की संख्या निकालिए। कुल संख्या कितनी? 90। 1 अंक कितनी संख्या होगी? 1 से लेकर 9 तक कुल 9 संख्या है। तो टोटल संख्याएं 90, 1 अंक की संख्या 9, तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 90 माइनस 9 अर्थात 81। ये इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, 1 से लेकर के 90 तक के मध्य की जो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग में मतलब जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है, जैसे 1 4 9 16, 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, 25 36 49 64 और इसके बाद 81। अब इसके बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो हमारी 100 है, लेकिन वो 90 को पार कर जाएगी। अर्थात पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता कौन कौन सी संख्या है? फिर से एक बार देखेंगे। 1 का वर्ग, 4 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 64 8 का वर्ग और 81 9 का वर्ग। कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अनुकूल परिस्थितियां 9 और कुल कितने अंक हैं? 90। 9 का 9 9 धाम का 90, 1 बटे 10। ये आंसर हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 3। 5 से विभाज्य संख्या है, तो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? देखिए 5 से विभाज्य संख्या 5 हो गई, 10 हो गई,
15 हो गई, 20 हो गई, 25, 30, 35, 40, ये सब 5 से विभाज्य हैं। 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, ये सब संख्याएं 5 से विभाज्य है। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। 5 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18/90। 90 क्या? 18 का मतलब अनुकूल परिस्थितियां, 90 मतलब कुल परिस्थितियां। 18 का 18, 18 बच्चे 90, 1/5। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। इसके तो इस प्रश्न के बाद अब हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए कक्षा 10 के बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही। सवाल नंबर 6, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी। ताश की जो गड्डी होती है, ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर 52। अब 52 पत्तों का क्लासिफिकेशन देख लीजिए, वर्गीकरण देख लीजिए, बहुत जबरदस्त। कुछ जुआरी टाइप के लोग जो कि अच्छी सोच के कहे जा सकते हैं, उन लोगों ने जुआ खाने से इस गणित का निर्माण किया। जो कि ताश के 52 पत्ते जो होते हैं, इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। नंबर 1 हुकुम, चिड़ी, ईंट, पाक। ये पत्ता और ये पत्ता, ये दोनों काले पत्ते हैं। और ये दोनों लाल पत्ते होते हैं। 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके और 13 पत्ते इसके। 13 13 13 4 बार 52। अब सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रश्न क्या कह रहा है। लाल रंग का बादशाह, चलिए इसके क्लासिफिकेशन और अच्छे से देखते हैं। इक्का होता है, तुक्की, तिक्की, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला और गुलाम, बेगम, बादशाह। इसी प्रकार 13 पत्ते छिड़ी के, इसी प्रकार 13 पत्ते ईंट के और इसी प्रकार 13 पत्ते पान के। जो हमारे ये वाले पत्ते हैं, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। इनको क्या कहेंगे बच्चों? फेस कार्ड। 3 फेस कार्ड यहां भी होंगे, 3 फेस कार्ड यहां भी होंगे और 3 फेस कार्ड यहां। तो टोटल फेस कार्ड 3, 3 6, 3 9, 3 12। तो यहां पर जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बगल में बोर्ड क्लियर करते हैं। जब यहां पर हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे, जैसे कहा गया कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। प्रायिकता का एक मंत्र अनुकूल बटे कुल। प्रायिकता का एक मंत्र अनुकूल बटे कुल। लाल रंग का बादशाह, देखिए ये पत्ता काला होता है, ये पत्ता काला होता है, ये ईंट का पत्ता लाल और ये पत्ता लाल। बादशाह किंग को किंग, तो ये भी काला है, ये भी काला है। तो काले बादशाह कितने हो गए? काले बादशाह हो गए 2। और न जाए तो यहां लिख भी लें, हम लोग लिख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। पूरी गड्डी में 4 बादशाह हैं। 2 बादशाह हमारे काले और 2 बादशाह हमारे लाल है। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, लाल रंग के बादशाह से मतलब है क्या बादशाह? 1 और 2। तो 2। अब पूरी गड्डी में कितने पत्ते हैं? 52। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1/26। एक फेस कार्ड वाला पत्ता। दूसरा प्रश्न, फेस कार्ड मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारे पत्ते फेस कार्ड हैं। चेहरे वाला पत्ता 3 3 6 3 9 3 12 फेस कार्ड।
फेस कार्ड होने की प्रायिकता। फेस कार्ड वाले कितने पत्ते हैं? 12। कुल कितने पत्ते हैं? 52। 4 3 12, 4 का 4, 4 3 12, 3/13। तीसरा पत्ता, तीसरा प्रश्न, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का हो लेकिन तस्वीर वाला, वही फेस कार्ड। तो लाल रंग का देखिए, ये पत्ते तो काले हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, ये पत्ते भी काले हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। लाल रंग के ये पत्ते हैं, लाल रंग के ये पत्ते हैं। तस्वीर तो 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता। लाल रंग के पत्ते तस्वीर वाले कितने? 6। कुल कितने पत्ते हैं? 52। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 3/26। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान और ये है गुलाम, ये लिखा है गुलाम। तो कह रहा है प्रश्न कि चौथा प्रश्न कह रहा है पान का गुलाम। तो पान का गुलाम कै पान के पत्ते हैं? 13 पत्ते पान के, उनमें गुलाम का है 1। तो लिखिए, लिखिए पान का गुलाम होने की प्रायिकता। पान का गुलाम होने की प्रायिकता। तो पान का गुलाम होने की प्रायिकता, पान के कितने गुलाम हैं? देखिए पान के पत्ते कुल 13, इनमें कै गुलाम? 1। तो 1 बटे कुल कितने पत्ते? 52। अगला प्रश्न हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, पांचवा प्रश्न देखिए, हुकुम, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। हुकुम के कितने पत्ते हैं गिनो? 13। प्रायिकता का वही फार्मूला फिर से बता दें, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। हुकुम के कितने पत्ते हैं? गिन लीजिए, 13 13। पूरी गड्डी में कितने पत्ते? 52। 13 का 13, 13 चौको 52, 1/4। एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। तो ईंट की देखिए, ईंट के कितने पत्ते? 13। इनमें बेगम कितनी है? 1। प्रश्न कह रहा था 52 पत्तों की गड्डी से निकालना है, अर्थात ईंट की, एक ईंट की बेगम। लिखो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, ईंट की बेगम क्या होगी पूरी गड्डी में? 1। पूरी गड्डी में बेगम तो 4 होंगी, लेकिन ईंट की बेगम कैट होंगी? 1। तो 1 और पूरी गड्डी में कुल पत्ते 52। तो आंसर हो गया आपका 1/52। उसी श्रृंखला में आज के इस प्रायिकता चैप्टर का अंतिम प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। एक हरे व एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। हरे नीले से तात्पर्य ये है कि एक पासा ये है, एक पासा ये, अर्थात 2 पासे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो के शुरुआत में ही प्रतिदर्श समष्टि लिखना सिखाया था, 1 सिक्के का, 2 सिक्के का, 3 सिक्के का और 1 पासे का, 2 पासे का। फिर से एक बार लिखें इस प्रश्न को, जब हम हल करेंगे तो 2 पासे, 2 पासे में कौन कौन है? हरे व लाल। 2 पासे हरे व लाल को एक साथ प्रक्षिप्त करने पर प्राप्त, 2 पासों को एक साथ प्रक्षिप्त करने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि बताया था। एक एक पहले पर पासे पर भी है और दूसरे पासे पर भी है। 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। इसी प्रकार 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6।
दो 500 को एक साथ फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, पूरा प्रतिदर्श समष्टि लिख कर बताया था, फिर भी देख लेंगे। कुल 36 कंडीशन बनेगी। कई पासे हैं? 2 पासे हैं, मैंने बताया था फार्मूला। 6 की पावर है 2 है, n का मान 2, 6 गुणे 6, 6 छंग 36। कुल कितनी कंडीशन है? 36 आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप इनको गिनेंगे तो टोटल प्रतिदर्श समष्टि 36 होगी। टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी? 36 होगी। अब आप इसको समझिए। प्रायिकता किस बात की निकालनी है? बिंदु मेन यह है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग क्या है? 8। तो साफ साफ लिखेंगे कि दोनों, पहला प्रश्न, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता। आप समझिए, प्रायिकता का अभिप्राय फिर से बता दें, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। इसमें देखिए आपकी दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। क्या 8? 1 1 2 है? नहीं, 3, यहाँ 4 होगा जोड़, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 1 6 होगा, 6 1 7, यहाँ पर 2 1 3, कहां पर है? 1 हमको मिला, 2 का 6। प्राप्त संख्याओं का योग कितना है? 8। यहाँ पर देखेंगे तो हमको मिलेगा 3 का 5। 3 का 5 पे 5 3 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर 4 का 4 मिला, 4 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 का 3, 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 का 2, 6 2 8 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर टोटल देखा जाए कि 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता, तो 8 कहाँ कहाँ है आप चेक कर सकते हैं। 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6 में 8 नहीं। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, 3 है, यहाँ पर योग 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा, जबकि इसका योग 8 है तो उसको हमने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर उसके बाद देखो 6 3 9 हो जाएगा, 4 3 7, 3 3 6, 3 2 5, 3 1 4, 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 4 5 9, 6 4 10, 5 1 6, 5 2 7, 7 5 3 8, ये हमने ले लिया है। 5 4 9 और 5 5 10, जहां पर भी योग 8 दिख रहा है उसको हमने ले लिया है। इसी प्रकार देखिएगा 6 2 8 कितना है? 1 2 3 4 और देखिए 5। 5 ऐसी कंडीशनें हैं जहां पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है? 8। तो प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल, तो 1 2 3 4 5 5, और कुल कितनी कंडीशन बताई थी हमने आपको? 36। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। दूसरा प्रश्न कि आपके लिए होमवर्क है, आप स्वयं से करें कि प्राप्त संख्याओं का योग 13, प्राप्त संख्याओं का योग 13, तो आप इसमें देखेंगे कि कहां पर प्राप्त संख्याओं का योग 13 आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो भी मैंने बताया था आपको कि क्या कंडीशन होती है कि कोई ऐसी घटना जिसकी घटित जो नहीं घटित हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है। और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 12 से छोटी या उसके बराबर हो, 12 से छोटी या उसके बराबर हो, तो वो कौन सी है? जो 12 से छोटी या उसके बराबर हो, तो उन सबको छांटना है और बटे 36 करना है। तो 12 से छोटी या बराबर, 12 से छोटी तो 1 1 2, ये भी 12 छोटा है, सब 12 से छोटे भी रहेंगे, बराबर भी रहेंगे। तो इसे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको स्वयं से करना है, इनको आप गौर करेंगे। फिर से एक बार बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि योग 13 होना, योग 13 इसमें से देखेंगे कि है कि नहीं। अगर योग 13 नहीं है तो मैंने वीडियो की शुरुआत में पढ़ाया था कि ऐसी घटना जो नहीं घटित हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है। इसको जरूर आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन नंबर 3, 12 से छोटी या उसके बराबर, तो आपको उनको छांटना है इनमें से जो 12 जिनका दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो या 12 से छोटा, तो उसका क्या होगा आंसर। दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।